नमस्कार दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। ये खास इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैंने बुलाया है आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, जो कि हैं श्री रुचिर गुप्ता जी, जिन्होंने पिछली बार जब आए थे तो पूरा तहलका मचा दिया था और इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने डीएम किया कि सर जो भी रुचिर भाई बता रहे हैं, जो भी टाइम साइकिल सिखा रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं, क्या ये हम लाइव देख सकते हैं। तो मैंने रुचिर भाई को रिक्वेस्ट की कि भाई बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, आप आइए और हमारी ऑडियंस को लाइव दिखाइए। तो आज दोस्तों सीखेंगे रुचिर भाई से कि कैसे टाइम साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, और लाइव देखेंगे चलती कैंडल्स में कि किस तरीके से वो वर्क करती हैं और किस तरीके से उसमें हमें जो है ट्रेड मिल सकते हैं और किस तरीके से हमें बाय में बैठना है या सेल में बैठना है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्ञान की बातें बताई हैं रुचिर भाई ने और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है। मेरे बहुत दिल के करीब है ये वाला पॉडकास्ट, क्योंकि इससे मेरी भी बहुत लर्निंग हुई है। आशा करता हूँ आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डीप टॉक्स में हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सीखने का प्रयास करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ नई नॉलेज को साझा करें। तो हमने आज रुचिर भाई को बुलाया है। पिछली बार बुलाया था तो ये सिर्फ एक कमरे में बैठे बैठे जैसे आम पॉडकास्ट होता है उस तरीके से हमें बता गए थे कि भाई टाइम साइकिल होती है, ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आए जिसमें लोगों को लगा कि समझ नहीं आया। तो आज मैंने ये खास एक प्रेजेंटेशन का इंतज़ाम करा है, स्क्रीन का इंतज़ाम करा है, जिस पे मैंने इनसे कहा कि भाई बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, हमारी ऑडियंस को आप लोग करके दिखाइए। तो ये आए हैं आज, इन्हें स्पेशली मैंने कानपुर से बुलाया है, चलते बाज़ार में इसलिए बुलाया है कि आप लोगों के सामने मैं करना चाहता था। क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है, चलते बाज़ार में जो अपने ज्ञान का परिचय दे पाए वो ही असली जानकार है और उसी को मार्केट की समझ है। बने हुए चार्ट पे लाइनें खींचना बहुत आसान होता है, चलते बाज़ार में कुछ भी चीज़ को प्रूव कर पाना शोज़ कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है और आप कितना जानते हैं। तो दोस्तों स्वागत करते हैं रुचिर भाई का, जो कि कानपुर से आज आए हैं और टाइम साइकिल के बारे में हम लोगों को ज्ञान देंगे। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ क्योंकि अभी बिहाइंड द सीन में, या जब आप सोचे कि जब तैयारी हो रही थी इस पॉडकास्ट की तो मैंने इनसे कुछ समझा अपने फ़ोन पे, मैं अचंभित रह गया। यानी कि आप समझे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब एक टाइम साइकिल में ये पता लगा कि हर साल ये पैटर्न दोहराए जाते हैं, सिर्फ हमें ज्ञान नहीं है। मतलब आप ये समझें कि साल में केवल 2 बार ट्रेड करके, जो कि अभी आगे ये बताएंगे और दिखाएंगे कि साल में केवल 2 बार ट्रेड करके, और वो भी कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे ट्रेड, 20 दिन 25 दिन ट्रेड करें, साल में 2 बार 20% की रिटर्न निकाल सकते हैं। अभी आपके सामने दिखाएंगे, पिछले 40 साल के डेटा का अध्ययन करेंगे और बहुत बड़ी सी स्टडी को बहुत छोटे रूप में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए और इस एपिसोड को पूरा देखिए। मेरे जीवन का ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि मेरे को तो लर्निंग इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। आप लोग भी कृपया करके पूरा देखें, सीखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं रुचिर जी के साथ और टाइम साइकिल को समझते हैं। धन्यवाद दीपक जी इस मौके के लिए, इस बड़े मौके के लिए। आपने जैसा कि कहा दो मौके तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने वाला हूँ। ऐसे 50 मौके आपको मिल सकते हैं और 50 ऐसे रिटर्न आप कमा सकते हैं। दूसरी चीज़, एक चैलेंज की तरीके मैंने इस पॉडकास्ट को लिया, इस लर्निंग को लिया, इस स्क्रीन को लिया है और मैं आपको मिनट के बेसिस पे एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे बॉटम बनने वाला है, कितनी देर के लिए बढ़ने वाला है। ये सब कुछ अभी यहीं पे स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ। बड़े ड्यूरेशन के चार्ट दिखाऊंगा लेकिन वो तुरंत नहीं रिजल्ट आता, लेकिन छोटे ड्यूरेशन पे जो चीज़ 1 मिनट पे करके दिखा दूंगा उससे आप 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, दिन के चार्ट, वीकली चार्ट, सब पे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो इसी आशा के साथ कि आपको बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलेगा। दीपक सर के इतने बड़े प्रयास के साथ कि उन्होंने स्क्रीन का इंतजाम कर दिया है, मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा करी रुचिर भाई से कि वो हमें टाइम साइकिल समझाएंगे और स्क्रीन पे समझाएंगे कि कैसे निफ्टी की वर्किंग होती है, कैसे टाइम साइकिल काम करता है। तो दोस्तों इनसे समझते हैं
निफ्टी की टाइम साइकिल, बैंक निफ्टी की टाइम साइकिल, सेंसेक्स की टाइम साइकिल, और जो जो ये ज्ञान देना चाहते हैं, मेरा तो दिमाग हिल गया दोस्तों आज उनकी बातें सुन के कि मार्केट जो है वो टाइम साइकिल के हिसाब से मूव करता है और टाइम साइकिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो दोस्तों समझते हैं टाइम साइकिल कैसे चल रही है, और रुचिर भाई जैसा कि आज स्क्रीन पे समझा रहे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ज़रूर सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा दीपक सर। और मैं चाहता था कि ये सारे 3 तरीके के टाइम फ्रेम में 1 मिनट से लेके 1 दिन से लेके 1 महीने तक का सब कुछ आपको पता चले, ताकि आपसे गलत डिसीजन ना लिया जाए। जी। और आप समझ जाएं सब लोग, ताकि अब आगे नुकसान बंद हो जाए। तो अभी यहाँ पे आपके सामने इंट्राडे का चार्ट दिख रहा है। देखिए अब अगर आप देखोगे तो इसको मैं छोटे से उसमें टाइम फ्रेम में लाऊंगा, और इसको हम ऐसे देखें जैसे कि ये एक टॉप है, ये एक टॉप है। हम अगर इसी को ही पकड़ ले तो इसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना, क्या सिक्लिकली कुछ मेरे को ऐसा यहाँ पे टॉप जैसा दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इनके इधर दूर जा करके दिख रहा है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैं मार्केट में टॉप से, ये मिनट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में कुछ वहाँ पे होगा जो हम देखेंगे, तो वो चीज़ हमको कोरिलेट करना ज़्यादा आसान होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है, इसको सबके सामने लाता हूँ। अब देखो हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, क्या दिख रही है, ये बॉटम से ये बॉटम का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ लमसम सेम है। अगर आप देखो ये बॉटम से ये बॉटम, हम मेजर कर लेते हैं इसको, अगर हम मेजर करें इसको तो हमें दिखेगा कि ये हमारा टाइम अगर हम देखें, अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा टूल है, आपने देखा ही होगा कहाँ से मैंने उठा करके इसको ड्रॉ किया है। थोड़ा सा चार्ट मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। बस मेरे को देखो प्राइस से कोई मतलब नहीं है, अभी मेरा सारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि एक्चुअल में कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में बॉटम बना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये 27 बार्स लमसम दिख रहे हैं, 27। अब वो 2-3 बार ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से एक यहाँ पे ऐसे ही ये टूल से डेट एंड प्राइस आपको दिख रहा है सबसे आखिरी में, इसी को उठाया और फिर से मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया, इस वाले बॉटम को टच किया और यहाँ से लेकर के इस वाले तक मैं लाया। और अगर आप देखोगे तो ये लमसम 28 बार्स के आसपास दिख रहा है। अब थोड़ा एक आध बार इधर वाले को दे दो चाहे उधर वाले को दो, ये 28 दिख रहा है, ये 27 दिख रहा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बॉटम से दूसरे बॉटम के बीच में लमसम इतना डिस्टेंस आ रहा है। इसी तरीके से अब तीसरे वाले को देखो, अब देखो आपको एक पैटर्न समझ में आ गया, ये आपको हर जगह पे बार बार दिखेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको देखो आप, अगर मैं इसको ऐसे इसको ड्रॉ करके छोड़ रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से फिर से देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो एक कोरिलेशन के फॉर्म में कि जितना मैंने यहाँ से यहाँ यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से देखूँ तो इस बेसिस पे फिर से मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, वो बन नहीं रहा, ठीक है। अभी ये देखो मैंने ये तो ड्रॉ किया है, ड्रॉ नहीं हो रहा है उतने अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको फिर से उसी मार्किंग से जा करके इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। देखना कितना मिनट्स आता है और क्या उसके बेसिस पे अब जो बॉटम बन रहा है क्या उस तरीके से बन रहा है। देखिए ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपके सामने 2 मिनट के अंदर आप इतनी बड़ी चीज़ सीख जाओगे। ये हर तरीके से, ये केवल इसी टाइम फ्रेम में नहीं, बहुत सारे टाइम फ्रेम में जा करके आप इसके बेसिस पे फोरकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए आपको लगेगा कि ये एक्चुअल बॉटम है, लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से ये बॉटम मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये अब आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और इसके बेसिस पे फिर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम बन गया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ले लूँ चाहे इसको ले लूँ, ये इस तक जाऊँगा तो देखिए कितना मिनट्स हो रहा है। अगर मैं इसको खींच करके, अभी 31 दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमने 27-28 देखा, तो मैं इसको खींच करके लाऊंगा तो इधर ही, तो मैं 27-28 अगर देखूँ तो वाकई में 27-28 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। बट मैं चलो यहाँ पे इसको 34 कर दे रहा हूँ, 34 इसको कर देता हूँ। या मैं अगर इसको लूँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है, तो ये 34 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। फिर इसके बाद में चाहे तो मैं यहाँ से लूँ चाहे यहाँ से लूँ, अब देखो आप उतना ही लमसम डिस्टेंस में जा करके ये फिर से बॉटम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमने ये पकड़ लिया तो हमारा सबसे नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ये होगा कि भाई ये अगर आप देखो 25 ही बार्स है, तो मतलब ये बॉटम ज़्यादा बेटर था 34 बार्स का या जो भी है, ठीक है। अब आप देखो एक चीज़ देखो, अब ये जैसे भाग रहा है, ये ज़्यादा भागने वाला है। क्यों भागने वाला है उसका रीज़न समझो। आप देखो इस बॉटम से लेकर इस बॉटम तक जो भागा है, कितना भागा है, यहाँ से लेकर के अगर आप देखो कुछ नहीं तो 5-6 बार्स भागा है और इतना डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो आप भागा है उतना ही डिस्टेंस लमसम दिख रहा है, अगर हम देखें तो मेजर करें तो, ठीक है। ये देखो आप, ये डिस्टेंस देखो,
ठीक है। यहाँ से आप देखो ये जो हमने मार्क किया था यहाँ से लेके ये डिस्टेंस देखो, ठीक है। लमसम अमाउंट वाइज पॉइंट वाइज उतना ही है, कभी कैंडल ज़्यादा भाग रही हैं, कुछ कैंडल ज़्यादा हैं, कभी यहाँ पे देखो आप सेम चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे देखो आप डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया मतलब मार्केट में कमजोरी है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस मतलब काउंट करो कैंडल्स को तो लमसम कितने कैंडल्स भाग रहे हैं वो हम देख सकते हैं। उसके बेसिस पे हम एक अंदाज़ा, इस वाले को हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये कितने कैंडल भाग रहे हैं, 7 8 10 कैंडल लमसम भाग रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये भले थोड़ा करेक्शन कर रहा है लेकिन हमको ये पता है कि जितना यहाँ पे 7 8 कैंडल भागे हैं उसके उतने भागने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से बहुत सारा प्रेडिक्शन कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मतलब अगर आप अभी देखो तो अभी का अभी सब कुछ यहीं का यहीं हो गया और बाकी अपना होता रहेगा। अगर ज़्यादा मार्केट कमज़ोर है तो ये बॉटम अगला वाला जो बनाएगा वो यहाँ पे शायद कहीं जाकर बनाए, हो सकता है नीचे जा करके बनाए, ज़्यादा भागे ही नहीं, यहीं से ऐसे टेढ़ा ऐसे होकर के नीचे चला जाए, ऐसा हो सकता है। अगर स्ट्रेंथ है मार्केट में तो ये ऊपर जाकर के जैसे यहाँ पे कर रहा था वैसा कर सकता है, लेकिन इस वाले ने हमको दिखा दिया कि कमजोरी है। तो यहाँ पे कमजोरी दिख गई है तो हमें पता है कि यहाँ पे और कमजोरियाँ भी आ सकती है। तो इस तरीके से ये तो हमने मिनट में देखा, ये 10 मिनट में 1 घंटे में भी आप कर सकते हो। अगर देखें तो देखिए आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करो जितनी चीज़ आपने अभी देखी, क्या इससे इस 5 मिनट के अंदर आपको सीखे हो, क्या सीखे हो वो कमेंट कर दो, कमेंट वीडियो के नीचे। तो आपको देखिए दोस्तों, आज हमने इनको बुलाया ही इसलिए है क्योंकि पिछली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए और बहुत अच्छा सवाल करे और लोग समझना चाह रहे थे कि टाइम साइकिल कैसे है, क्योंकि उस वक्त इन्होंने मारुति का और निफ्टी का बताया था। तो आज मैंने इनको इसीलिए यहाँ बुलाया है कि दोस्तों आज हम टाइम साइकिल को समझ सकें और टाइम साइकिल को हम कैसे फेज कर सकते हैं या टाइम साइकिल को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो समझें। तो अभी जो इन्होंने बताया वो मिनट की कैंडल पे बताया था, 1 मिनट की कैंडल पे बताया था। अब आप देखो यहीं पे ही अगर हम थोड़ा सा इसको अब देखिए ये हमने चार्ट को फिर से बना दिया। अब देखिए ये टॉप अगर हम यहाँ पे देखना चालू करें, देखिए पहला एक चीज़ हमको देखनी है, जैसे हमने बॉटम को प्रिडिक्ट किया वैसे ही हम टॉपों को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टॉप की बात करें तो कहाँ पे नया टॉप बन सकता है, जैसे मेरे को ये एक डिस्टेंस बराबर सा दिख रहा है, बीच में कोई मेरे को इंटरफियरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको मतलब बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ऐसे मैंने मेजर किया, अभी बोर्ड पर हूँ, आप लैपटॉप पर भी आँखों से आई से मेजर कर सकते हो। ये देखो ये ऐसे मैंने किया, यहाँ पे मतलब ये टॉप से ये टॉप के बीच में, इसके बीच में भी इंटरमीडिएट टॉप्स हैं, मे बी वो यहाँ पे आ सकता है या कहीं जा सकता है। अब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जैसे ये टॉप से टॉप है तो इसी तरीके से शायद यहाँ पे कहीं, यहाँ पे अब एक करेक्शन आकर के वापस से यहाँ पे टॉप बना सकता है। अब इसको हम अगर आप चैनल बनाओगे तो आप यहाँ से चैनल आपका जाएगा। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में इसको सिंपल तरीके से इसको अगर मैं दिखाऊँ तो अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे यहाँ से तो ऐसे कुछ करके ट्रेंड लाइन जाएगी, ठीक है। वही ट्रेंड लाइन का पैरेलल अगर हम बनाएंगे तो ऐसे कुछ जानी चाहिए, ठीक। अब अगर यहाँ से करेक्शन और जाके हमको कई सारी कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर करेक्शन रुक मतलब वापस से ये पलटता है तो ये यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा। और जो थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि यहाँ से इतने डिस्टेंस के बाद में एक आता है वापस से, मतलब एक टॉप बनने की उम्मीद है, वो टॉप बनने की उम्मीद यहाँ पे कहीं है, तो ये करेक्शन जा करके वहाँ पे वो टॉप कर सकता है। अब जब वीडियो बनेगा, मतलब वीडियो जब आ जाएगा पब्लिश होगा तब आप लोग देखना। अब इसी चीज़ को हम और बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखते हैं, इसको भी चलो हम कन्वर्ट कर देते हैं, इधर आ जाते हैं, इसको अब डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि 2 3 4 बॉटम एक जगह पे बन रहे हैं, कई सारे सपोर्ट्स हैं, तो उन सपोर्टों के पास में हो सकता है प्राइजेस जा करके अभी रिवर्सल मारना चालू कर दें। तो मैं इसको डेली पे लेकर के आ रहा हूँ और डेली पे हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी जब स्टडी हम लोग समझते हैं तो पहली बार देखने में लगता है अरे ये कैसी स्टडी है, लेकिन जब हम उसका अध्ययन करेंगे, जैसे रुचिर भाई ने इस पर काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी अध्ययन किया है, काफ़ी सीखा है और काफ़ी लोगों को सिखाया भी है। रुचिर भाई अब तक कितने लोगों को सिखा चुके हैं आप? देखिए मैं YouTube लाइव पे फ्रीली सिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे तो हज़ारों की संख्या में, अब लाख में जाने वाले कुछ वीडियोज़ के व्यू, तो वो तो अनलिमिटेड लोग। किस टाइम में आप लाइव आते हैं और किस टाइम में सिखाते हैं? शाम को 7:30 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सिखाता हूँ। तो अब जैसे आज आपके यहाँ हूँ तो आज नहीं कर पाऊँगा, तो अदरवाइज़ इन 3 दिन सिखा रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन लगातार फ्रीली सिखा रहा हूँ। और YouTube पे आकर के सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे बताई हैं। किसी भी चीज़ को उठा करके हम एनालिसिस करना चालू कर देते हैं उस चीज़ का। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए यही टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, आपको और बेटर समझ में आएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस देखो, ये अब ये कुछ मार्किंग है जिसकी वजह से नहीं आ रहा है,
ठीक है, अभी देखो आप ये, अगर आप पूजा जी आप देखो इतना डिस्टेंस इनके बीच में, यही सेम डिस्टेंस यहाँ पे मैंने उंगलियों का साइज़ नहीं मैंने चेंज किया, यहाँ जितना डिस्टेंस दिख रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। उसी बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो एक डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि यहाँ से जैसे टॉप हाई बनाया है उतने ही डिस्टेंस पे फॉल आएगा। उतने डिस्टेंस में देखिए ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। आप देखो यहाँ पे जितना करेक्शन था उससे बड़ा करेक्शन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जितना करेक्शन हुआ है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है मैं यहाँ से करेक्शन मानूंगा, ये भी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। यहाँ पे जो करेक्शन है कम समय के अंदर ज़्यादा गिर चुका है। तो अब कम समय के अंदर ज़्यादा गिर चुका है, दो चीज़ें उसकी हो सकती हैं, या तो अब वो समय और बिताएगा, लेकिन क्योंकि उसकी इंटेंसिटी मेरे को ज़्यादा दिख रही है तो मेरे को एक अलर्ट तो होना चाहिए कि अभी यहाँ पे कुछ और बड़ा हो सकता है। मे बी वो रिकवर करे लेकिन फिर और नीचे वापस आ सकता है। और हमें एक इंडिकेशन ट्रंप के आने से मिल रहा है कि वो डिसरप्शन, थोड़ा सा चेंज ऑफ सेक्टर, जैसे बजट के दिन आप देखते हो कि मार्केट पहले नीचे जाती है वापस ऊपर उठ के आती है। बजट में जिन स्टॉकों पर बजट नेगेटिव होता है तो वो पहले गिरते हैं, और जिनमें पॉजिटिव होता है फिर उनकी वजह से मार्केट बढ़ता है। ठीक है, अभी ये आप देखो ये इस तरीके का एक करेक्शन है, तो इस तरीके के करेक्शन की यहाँ पे रेप्लिकेट करने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि जितने ऐसे ये जो अगर आप इस चेन के अंदर देखो, अब ये चेन से बाहर आ चुका है। जिस तरीके का करेक्शन ये या जिस तरीके का यहाँ पे हुआ है उससे बड़ा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ टाइम साइकिल्स के थ्रू बताना चाहता हूँ कि हम शायद उस वक्त डिसीजन ना ले पाएँ, लेकिन पीछे की कोई चीज़ हमको मदद करेगी डिसीजन लेने में, वो बताता हूँ क्या होगी। जैसे कि मैं आप लोगों के पिछले सेशन में आया था पॉडकास्ट में, तो हमने एक बात करी थी कि थर्ड ईयर ऑफ द डिकेड से लेकर के 7th ईयर ऑफ द डिकेड तक मार्केट बुलिश रहती है। तो वो देख लेते हैं। अब वो देखेंगे तो उससे हमको बहुत बड़ा पहले से क्लैरिटी मिल जाएगी, और जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उससे और बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये थर्ड ईयर ऑफ द डिकेड अगर हम माने तो यहाँ से ये भाग ही रहा है। ठीक है, लेकिन अब पीछे का देखते हैं तो और बेटर तरीके से पता चलेगा। तो अब हम वापस आ गए हैं 13-18 के पास में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 13-18 में क्या हुआ है। 13 से 18 के बीच में लमसम क्या हुआ है, और ये 14 हो गया, और मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर रहा हूँ, ये 13 का बॉटम है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से लेके मार्केट अगर मैं मेज़र कर देता हूँ तो लमसम 13 है ये। अब ये 13 का चाहे तो मैं ये पॉइंट उठा लूँ और इस पॉइंट से लेकर के जो टॉप इसने बनाया है 17 या 18 में उसको मैं टच करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये करा, और इसके बाद में अब एक आप लोगों को सिग्निफिकेंट चीज़ दिखाऊंगा। कितने ईयर पे आप ले रहे हैं? मैं मतलब 4-5 साल का ये ड्यूरेशन है, और इस ड्यूरेशन में इन जनरल मार्केट बुलिश रहती है, भागती है। ये देखो आप, ये कितना, सॉरी उल्टा मैंने बना दिया, या ये इसको इधर आना था और इसको इधर जाना था। ठीक है, तो अभी परसेंटेज अगर हम देखें तो जितना भी परसेंटेज इसने मूवमेंट दिया है लमसम 80% के आसपास, 84% लगे। अब इसमें देखिए ये पीरियड हमको हमेशा बुलिश मिलने वाला है। ये थोड़ा परसेंटेज कम हो गया, ये थोड़ा सा नीचे करेंगे 90% हो जाएगा। ये पीरियड देखिए आप करेक्शन वाला, ये नोट करके रखिए सब लोग। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, अगर आप इसको नोट करके रख लो, अभी हम वापस इसी पे आएंगे तो हमको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि ये है तो हमारा भागने वाला पीरियड, लेकिन इसके अंदर भी एक करेक्शन आता है, या इसके अंदर कितने और करेक्शन आते हैं वो अभी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम वापस से पीछे चलते हैं, और फिर मैं अभी कुछ ऐसी साइकिल्स दिखाऊंगा जो हर साल बार बार आती हैं। जैसे मार्च में निफ्टी भागती हुई दिख रही है, हर बार दिख रही है, वो भी पता चल जाएगा। अब ये देखें, अब ये 2008 का करेक्शन सबको पता है, लेकिन 2008 में करेक्शन आने से पहले क्या हुआ था वो सब बार बार भूल जाते हैं, या ये करेक्शन लोग भूल जाते हैं इस वजह से लेवरेज करके ज़्यादा पैसे की बाइंग वगैरह कर करके। तो आपके अकॉर्डिंग एक जो मेजर करेक्शन है वो कितने ईयर की ड्यूरेशन के बाद आता है? देखिए मेजर करेक्शन अभी हमको यहाँ पे एक आंसर मिलेगा, वो ये आंसर है कि भाई इस पीरियड में जहाँ पे हम थर्ड ईयर ऑफ द डिकेड से लेकर के 7th या 8th ईयर ऑफ द डिकेड के अंदर, उसके अंदर 4-5 मेजर करेक्शन आते हैं। 4-5 मेजर करेक्शन में से 3-4 करेक्शन ऐसे होते हैं जो 12 से 15% के होते हैं, 1 या 2 करेक्शन ऐसे होते हैं जो 30% के होते हैं। ये केवल थर्ड ईयर से लेकर के 7th 8th ईयर के अंदर की बात बता रहा हूँ, उसके बाद फिर अलग स्टडी है। अभी हम उसी पे फोकस करेंगे कि थर्ड से लेकर के क्या होता है। तो यहाँ पे थर्ड ईयर अगेन हमारे सामने, और हम सब देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ईयर से भागना चालू हुआ है। कहीं पे जाकर के थर्ड ईयर में वो शुरुआत में बॉटम बनाता है, ये यहाँ से भागना चालू हुआ, और कहाँ जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। अब ऊपर मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा, लेकिन
360% ऑलरेडी दिखा रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ, ये एक मेरे को पीरियड दिख रहा है। अब इसका इस वाले करंट वाले से अभी जो हमने मार्किंग करी थी उससे आप देखो कितना बड़ा कोरिलेशन है। ये अगर आप देखोगे, मैं अगर मार्किंग करूँ इसकी, ये 30% के ऊपर का करेक्शन है। इसी बेसिस पे मैं ये डिसीजन ले पा रहा हूँ कि अब जो करेक्शन आएगा इसके इस पीरियड के अंदर, तो ये हम अगर देखें तो ये 30-40% के करीब का करेक्शन है। अब वो लेवल इस तरीके का है कि हाँ देखो, अगर आप 36-35% के आसपास का है, तो अगर मेरे को म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी डालनी है या मेरे को मार्केट में बड़ा चंक अगर लगाना है तो 30% के करेक्शन का तो वेट करना ही है। ये एक है, इसके बाद में एक यहाँ पे, उसके बाद में और जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये 10-15 से 12% वाले करेक्शंस हैं। तो अगर हमको पहले से ये चीज़ पता चल जाए तो हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाना आसान है। अब ये लमसम 40% के आसपास है, ठीक है। चलो अब ये हम अगर देखें, ये अभी उस वाले से कोरिलेट हो रहा है जो मैंने मार्क किया था थोड़ी देर पहले, उसी पीरियड से मार्क हो रहा है, मैच हो रहा है, क्योंकि वो 15 या 14 में ही आया था, ठीक है। अब इसमें हम और पीछे चलते हैं, एक जगह आएगी जहाँ पे हमारे पास डेटा खत्म हो जाएगा निफ्टी का, तब हमको सेंसेक्स पे जाना पड़ेगा। तो अब निफ्टी हम सब जानते हैं 94 या 95 में चालू हुई थी, तो वो एक समस्या, मगर अब थोड़ा पीछे का भी डेटा देने लग गए। चलो, इसमें एक क्वेश्चन मेरे को आपसे ये पूछना है कि जैसे ये टाइम साइकिल्स होते हैं, टाइम साइकिल में आपने कैलकुलेट किया कि इस टाइम फॉल आएगी या इस टाइम प्रोबेबिलिटी है कि फॉल आएगी, बट जैसे हम अगर 2000 का डेटा देख रहे हैं और 2024 का देख रहे हैं, तो उसमें वॉल्यूम और मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम साइकिल? वॉल्यूम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ने से तो कुछ बायर आएंगे, तो कुछ बायर आएंगे तो कुछ सेलर भी बन जाएंगे, और वही जो बाय करता है वही डर के मारे सेल भी करता है। तो इसलिए जैसे अब म्यूचुअल फंड में आज की तारीख में 20,000 करोड़ की एसआईपी पड़ रही है, और एफआईआई पैसा निकाल के 80,000 करोड़ लेकर के गए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वही जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, मान लो वो पैसा निकालने लग गए, तो वही जो बायर है वही सेलर बन जाएगा। तो इससे फ़र्क तो इतना मतलब मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जो मार्केट बढ़ती जा रही तो बायर सेलर भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सेंसेक्स पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं ये डेटा इनएक्यूरेट लग रहा है मेरे को। सेंसेक्स पे आ जाते हैं, और अब देखिए जो हमने इंट्राडे में बना के छोड़ा था वो जो, अब देखिए वो वहीं से गिर सकता था, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि इतना टाइम तो ये ले जा रहा है, देखिए वो उतना टाइम लिए जा रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा खुद ही से। अब ट्रेडर के साथ क्या होता है, एक कैंडल रेड दिखी वो निकल जाएगा। अब वो अगर होल्ड करने की, उसको पता है कि कब तक मेरे को होल्ड करना है, ये पता चलने लग गया, तो वो नुकसान कम से कम यहाँ पे जो 4 ओवर ट्रेड पड़ते थे वो तो रुकेंगे। आप सब एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को वीडियो के नीचे कि हाँ ये चीज़ अगर हमको पता चल जाएगी तो 4 ओवर ट्रेड जो इसी ड्यूरेशन के अंदर पड़े होते किसी ट्रेडर के, वो सब रुक सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितना सही रुचिल जी ने बनाया। हम जब अभी वीडियो स्टार्ट की थी तो 1 2 3 बनाए थे, और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि ये ऐसे जा सकता है, और ये क्योंकि इन्होंने नापा था, हाथ से भी नापा था, क्योंकि हमारी तो स्क्रीन बहुत बड़ी है, आप लोग शायद नहीं नाप पाए, लेकिन आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ मेजरिंग टूल दिया हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, उससे भी नाप सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कि रुचिल भाई ही चला रहे हैं। तो ये रुचिल भाई नहीं चला रहे हैं, ये हम सब भी चला सकते हैं। प्राइम एम हम लोगों का ये है कि आप लोगों को नुकसान से बचाना है, और आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ ऐसी लानी है कि टाइम साइकिल को समझ के ना केवल आप मंथली, वीकली और ईयरली अपने प्लान कर सकते हैं, बट डेली में भी ये काम करती है। और ये 1 मिनट का चार्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी जब तक ये हमें और सिखा रहे हैं तब तक ये और फॉर्मेशन हो जाएगी। इस चार्ट को मैंने इसलिए बंद नहीं होने दिया है। और बाकी अभी हम समझते हैं कि सेंसेक्स पे कैसा 97, 87 तक का डेटा हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, और टाइम साइकिल किस तरह चलती हैं वो देखते हैं। एक और चीज़ मैं इसी में ही बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये 1 मिनट का जो हम देख रहे थे, कहाँ चला गया, 1 मिनट का ये जो हम देख रहे थे, देखिए 1 मिनट इसलिए किया गया है कि तुरंत आपको ये पता चले, इसलिए नहीं किया कि आप 1 मिनट पे ट्रेड करने लग जाओ, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर नुकसान छोटे ड्यूरेशन पे ही करते हैं। तो अगर आप बड़े ड्यूरेशन पे मूव कर जाओगे तो आपको शायद उस तरीके का नुकसान नहीं होगा और फायदे के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा और समय में आगे आ गए हैं, तो जो कर्व रुचिल जी ने बनाया था ऐसे लग रहा है कि रुचिल जी ही चला रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल जो एक इन्होंने लाइन खींची थी
और ये आप लोगों के सामने बना है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले से इन्होंने बना दिया था, आप लोगों के सामने लाइव चल रहा है और लाइव बताया जा रहा है। तो कुछ तो है, समझिए, सीखिए और करते हैं, और इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे। सब मिलके प्रयास करेंगे, आप सब लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। धन्यवाद। देखिए उसी जगह पे बॉटम किया जहाँ पे ये पहले से कर्व बना हुआ था। दोस्तों हम निफ्टी से अब सेंसेक्स में आ गए हैं। हम सेंसेक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी का डेटा अवेलेबल नहीं है उस पीरियड के लिए। तो अब हम जैसा कि देखें फिर अगेन हमको वहाँ पे एक टॉप दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो साइडवेज टाइप का पीरियड है, फिर हमको वही चीज़ पकड़ में आ रही है कि इस तरीके का पीरियड कहाँ पे चालू हो जाता है। या तो 94 में इस तरीके का यहाँ पे कुछ हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे फिर से एक करेक्टिव फेस चालू हो जाता है। यहाँ पे ये केवल यहीं पे नहीं है, ये चीज़ 86 वाले चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको दिखेगी। अब हम दोस्तों 83 में आ गए हैं, तो हम लास्ट 40 इयर्स का डेटा एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर अगेन 83 में हम देखें तो यहाँ पे एक बॉटम बना हुआ है, जिसके बाद में हमको मार्केट भागती हुई दिख रही है, और जहाँ तक दिख रही है वहाँ तक हमने इसको मार्क कर दिया है। अब ये वैसे 7-8 तक नहीं जा रही है, यहीं पे ही खत्म हो रही है, लेकिन हमें जो थर्ड ईयर ऑफ द डिकेड से भागने वाली बातें वो दिख रही है। लेकिन अब हमें ये एक चीज़ दिख रही है कि थर्ड ईयर से लेकर के अभी हमारी मार्केट करंट में फोर्थ ईयर ऑलरेडी भाग चुकी है, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी भाग चुकी है, और हम ये देख रहे हैं कि फोर्थ और फिफ्थ में लमसम एक करेक्शन आ रहा है। और वो करेक्शन कितना बड़ा आ रहा है, अभी हम जरा इसके अंदर अगर देखें तो करेक्शन कितने बड़े बड़े हुए हैं। ये अगर हम करेक्शन देखें तो ये अगेन 30% का है। पीछे अभी हमने 93 वाला डेटा देखा, वहाँ पर भी एक करेक्शन था, उसको हमने मार्क नहीं किया। अगर हम ये मार्क करें तो हमको दिख जाएगा कि ये करेक्शन अगेन लमसम 30% के आसपास का हमें यहाँ पे 30% है या कितना है, 17-18% है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके करेक्शन यहाँ पे लगातार हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे शायद ये वाला करेक्शन है जो भी है, एक 30% का करेक्शन इन जनरल इस ड्यूरेशन में आता है। अब मे बी मैं शायद 7th-8th तक जब मार्क करता हूँ तो वहाँ पे ये इसलिए एक्सटेंड हो गया, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी पॉइंट ये कि ऐसे 4 करेक्शन, 3 से 4 करेक्शन 12 से 15% के आते हैं, और एक बड़ा करेक्शन 30% का तो कम से कम आता ही। तो यहाँ पे जब भी हमको, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से 93 में आएंगे, एंड 93 में हम देखेंगे कि भाई वो जो करेक्शन बड़ा सा एक चालू हो गया था जहाँ पे डबल टॉप बना था, वहाँ पे ये जो करेक्शन है ये कितने परसेंटेज का है। तो ये हमको अगर बार बार दिख रहा है कि कम से कम 30% का अगर है, तो हमको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि भाई 30% का करेक्शन आए तो हम 35%, अब वो थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे, 30% या 33% के आसपास का अब नेक्स्ट करेक्शन अगर आता है, जैसे ही होता है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से पैदा हो जाती है। और ऐसे अगर ये जो छोटे छोटे करेक्शन है ये आप देखोगे तो ये 12 से 15% की, यहाँ पे एक और करेक्शन, यहाँ पे एक और 30% के आसपास का करेक्शन है। अदरवाइज हमें हमेशा इन जनरल 15% के आसपास के करेक्शन दिखते हैं। तो अब अगर हमारी मार्केट में 15% का करेक्शन आता है तो हमें पता है कि 15% का हमको पता है कि ऐसे 3-4 करेक्शन आएंगे। अभी तक अगर हम देखें 2023 से लेकर 24 तक एक भी 15% का करेक्शन नहीं आया है, तो कम से कम एक 15% का तो आना ही चाहिए। और अभी निफ्टी 12 के आसपास गिर चुकी है, तो 15 का तो दिख ही रहा है। उसके बाद में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रंप नहीं आता तो शायद मैं नहीं करता, मैं सोचता कि अभी ये इतने में हो जाएगा। और अब मतलब टाइम साइकिल के बेसिस पे हमें क्लियर दिख रहा है ये चीज़, और अब उसको हमको प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया। अब मैं दूसरा एक रास्ता दिखाने वाला हूँ। ये तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स हमने देख लिए, हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि हर बार जनवरी में हमको निफ्टी या बैंक निफ्टी गिरती दिख रही है, वो भी अभी हम देख लेते हैं इसी में। अब वो देखने से क्या होगा, एक एग्जांपल हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे पैटर्न, जैसे मैंने इंट्राडे पे अगर इस टाइम ड्यूरेशन पे दिखा दिया कि इतने मिनट पे ये चीज़ हो सकती है या होती है, और ये बड़े टाइम फ्रेम में दिखा दिया, तो हमें छोटा टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम भी पता हो जहाँ पे हम पोजिशनल शायद कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो वो अब देख लेते हैं। अब मैं इसके लिए अपना मोबाइल निकालूंगा क्योंकि कुछ साइकिल्स हैं जो मैंने उसके लिए मार्क करी हुई हैं, और वो बताता हूँ। वो निफ्टी में भी हैं, बैंक निफ्टी में भी हैं, तो हम उनको वैसे ही देखेंगे। अब एक एग्जांपल, एक साइकिल दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक साइकिल दिखाता हूँ। अब ये चीज़ अगर आपको पहले से पता हो तो शायद आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो या कर सकते थे, लेकिन आने वाले टाइम पे शायद कर पाओ अगर पहले से पता चल गया तो। ये अब हम देखते हैं, और आप सबको अभी बता दे रहा हूँ, ये जब तक खुलेगा चार्ट तो खुलेगा 21 मार्च से आप देखो जाकर, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है। हमने ये देखा है कि लास्ट 10 आउट ऑफ 8 केस, मतलब 10 में से 8 केसेस में कम से कम 4% के आसपास का रिटर्न दिया उसने। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा स्टैट्स है आगे ट्रेड करने के लिए। आफ्टर मार्च 28 मार्च से अगर आप देखो जो भी बॉटम बना है वहाँ से देखो आप कि बैंक निफ्टी कितना भागा है। अब ये आप देखो यहाँ पे अगर ये डेली चार्ट लगा हुआ है,
मैं 3-4 इवेंट पीछे के दिखाऊं अभी तुरंत वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, और ये हर एक ट्रेडर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अब ये 2024 है, ये रिसेंट का ही है, इसी में देख लेते हैं। और ये मार्च है, मार्च का एंड और बीच में अप्रैल कहीं यहाँ पे, अगर मैं देखूँ अप्रैल पूरा ले लेता हूँ, अप्रैल का जो भी टॉप है, और स्टार्ट मेरी 28 मार्च के आसपास से है, तो ये हमारा ये 18 है और ये 2 दिन बाद 28 है, ठीक है। एग्जैक्ट 20 देखिए पकड़ में आ गया, मैंने तो इसको देखा भी नहीं था। हाँ, रेड कैंडल है सबसे नीचे, वो है। अब ये मैंने गलती करी, उल्टा बना दिया, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो जो 8 दिख रहा है माइनस, वही 7 बन जाएगा शायद पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप देखो, ये सब आप लोग देख रहे हो 8% 9% दिख रहा है, इसको हटाऊंगा नहीं, आप सबको अभी दिखाऊंगा। ये हो गया। और क्योंकि पिछली बार मैम ने और सर ने भी बोला था कि अपना मेथड बताइए, और उस वक्त मेरे पास बोर्ड था नहीं, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं समझाऊं कैसे, तो मैं ये बैठ करके सोच करके आया था कि ये मैं दिखा के जाऊंगा। अब ये इसको रुचि जी, हम मान लें कि 21 मार्च के आसपास एक हमें अप ट्रेंड मिलता है जिसमें हम लोगों को 8 to 9% की रिटर्न मिल जाती है। देखिए, ये आप मान ना लें, एक बार जाके टेस्ट करें। मैं तो यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, आप खुद भी जाके देखिए। जब तक आपकी उंगलियां उस चीज़ पे नहीं जाएंगी, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपका कन्विक्शन नहीं आएगा। मतलब पता चला मैंने यहाँ पे दिखाया, आपने ट्रेड ले लिया जा करके, और फिर पता चला डर के मारे निकल गए, क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया है। हमारे सिस्टम के अंदर भी जो लोग आते हैं, बच्चे स्टूडेंट सीखने के लिए, जो टेस्ट नहीं करता है वो उसमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस लूज करता है। जिसने खुद टेस्ट कर लिया, उसे पता है कि अब एक लेवल पे जितना सर ने बताया था बता दिया, अब वो खुद करने वाला है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हम देखें 23 में आ जाते हैं, और वही डेट, और सीधे अब डेट ही लगा दूंगा, तो हम इधर उधर कहीं जाएंगे नहीं, टाइम ही नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें हम, आप सब देखो, ये वाला बॉटम, ये बॉटम मैं सीधे मार्किंग ही कर देता हूँ यहाँ से। तो हम अगर देखें, ये देखो आप, मार्क किया मैंने 28 मार्च। अब आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है, अरे सर उसके पहले बॉटम असली बना है, ज़्यादा नीचा बना है, उसको छोड़ दो यार। आपको ये देखना है कि जहाँ से आप पकड़ रहे हो वहाँ से भाग रहे हैं ना, कि मेरा नुकसान तो नहीं है ना वहाँ से, ये हमको सोचना है। और इसके बाद में अब देखिए, इतना हम हमेशा नहीं पकड़ पाएंगे एग्जैक्ट, लेकिन ठीक है। अभी हमको क्या दिख रहा है, ये 11%, अभी हमने 9% लमसम वो देखा, 11%, ये दोनों आपके सामने है, कहीं भागे नहीं है। और ये पूरा चार्ट अभी एक बार जब जितने मार्क हो जाएंगे आपके सामने दिखाऊंगा। ये लो, मार्च फिर से आ गया। ईयर 24 में हमने 9% के अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देखा है, और ईयर 23 में हमने 11% हाँ, के। अब इसके बेसिस पे क्या हम, अब देखिए मैं और इवेंट्स दिखाऊंगा, तो हम अगर 10 देख डालेंगे तो हमें दिखेगा कम से कम 3.9% तो दिखाई है हमको। तो ये जब 3.9 अगर हमको कम से कम दिखा, वो हमारा टारगेट बन सकता है। अब ये मार्च है, यहाँ पे शायद 20 यहाँ पे शायद आया, हाँ यही है मार्च, और इसका फिर ये 25 हो गया, ये 23 हो गया, ये हो गया 21, और ये हो गया 22। अब यहाँ पे अगर मैं 20 नहीं है, वीकेंड के बाद में सीधा ये 21। अब इसके बाद में अप्रैल के अंदर जो भी टॉप मोस्ट बना है वो मेरा वो 8% ये हो गया। ये 3 लगातार बार हो गया। अब ये 3 लगातार कैसे हो सकता है, हमें खुद सोचना है। कोई चीज़ गलत हो सकती है, रैंडम हो सकती है, लेकिन ये बार बार हमको एक चीज़ दिखा रही है। ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो सकती, फेल भी हुई है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। 2021 में फेल हुई है, 2015 में फेल हुई है। तो 21 में अगर फेल हुई तो मैं सीधे ही चला जाता हूँ, उसको छोड़ देते हैं, सीधे ही स्किप मारते हैं। 21 में फेल हुई, 2020 में चले जाते हैं। और आपको देख के हैरानी होगी, कि कोरोना का बॉटम इसी जगह पे लगाया जाके, एग्जैक्टली वो 21 मार्च को लॉकडाउन 24 के आसपास कहीं लगाया जाके। अच्छा, अभी ये देखें हम, तो ये ऐसी देखो, मेरे पास बहुत सारी साइकिल है। मैंने तो सोचा था सारी साइकिलें निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी भी हैं वो सब दिखाता चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है मार्किंग करने में टाइम थोड़ा लगेगा, तो उसके लिए पेशेंस आपका बहुत ज़रूरी है। और ये देखो आप, बॉटम इसने 20 ये है, और 23 है, वीकेंड आ गया। मैं तो इसी को ले रहा हूँ, ठीक है, कि 20 ही, तो ये भी मैं झेलूँगा, ठीक है। और फिर विद इन अप्रैल 30% मेरे को मिल गया। अब मेरा एक सवाल हो सकता है मन में कि ये जो बॉटम नीचे ये तोड़ करके नीचे गया, तब मैं क्या करूं? तो भाई हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं जा करके, अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो वो ऑप्शन इसीलिए बचाने के लिए हमको, हम फ्यूचर में जाएंगे तो फंस जाएंगे इस सिचुएशन में। तो अगर करें, ऐसा कभी करें, करने की सोचें, वो जो लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग रैंडमली कर रहे हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं जाके। दूसरी चीज़, अगर आपको ये पता है कि इस ड्यूरेशन में भागने वाला है, तो आपके पास में कुछ अगर अच्छे स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो बॉटम बना के भाग सकते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे
रुचि जी, ये तो आपने ये बताया कि अपवर्ड मूवमेंट इतने परसेंट की मिल सकती है। कोई ऐसी भी टाइम साइकिल है जिसमें हमें मिल जाए कि अगर हम शॉर्ट करें तो हम उसमें भी पैसा कमा लें? हाँ, वो भी मिल सकती है। ये 22 हो गया और ये 20th हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब ये थोड़ा सा माइनस में चला जाएगा क्योंकि उल्टा शायद ऑलरेडी हो चुका है। विद इन अप्रैल ये उल्टा हो गया, वही 4% इसमें है और यही सबसे छोटा है और यही मेरा टारगेट बन जाएगा विद इन जो भी ड्यूरेशन है। लमसम 4% ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो हम लगातार देख रहे हैं कि ये साइकिल हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। अब हम नेगेटिव साइकिल की तरफ आ जाते हैं। ये अगर आप जाकर के मेजर करोगे, आप लोग नीचे वीडियो के रिजल्ट्स अपने बताना कि आपको फेलियर 2015 में मिला कि नहीं। अच्छा, मैं फेलियर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बताओ कि किस किस ईयर में फेलियर दिखा। तो मैं थोड़ी देर पहले वैसे बता चुका हूँ, अगर आपने सुना होगा तो बता सकते हो, नहीं तो खुद टेस्ट करो जाके और वीडियो के नीचे कमेंट करो कि किस किस ईयर में आपको फेलियर मिला। पहला आपको चेक कहाँ तक करना है, 14 तक करना है, पिछले 10 साल का ही चेक करो, उसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में तो जो सबसे छोटा होगा वही आपका टारगेट बनेगा पहला, और उससे थोड़ा सा जो बड़ा होगा वो आपका सेकंड टारगेट बन जाएगा। तो सेकंड टारगेट भी बताता हूँ, 6.5% के आसपास आएगा। अब जैसा आपने कहा नेगेटिव साइकिल, गिरने वाली साइकिल है। अब देखिए बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में हमने शायद चार्ट बना करके छोड़ा था, वो शायद निफ्टी में भी होगी। अच्छा, ये हम बैंक निफ्टी में ही आ गए, सो सॉरी, हमने बैंक निफ्टी में ही किया है कि ये सारा टेस्ट। अच्छा ठीक है, चलो अभी बैंक निफ्टी में ही गिरने वाली साइकिल देख लेते हैं, इसी बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं। अब हम बैंक निफ्टी में देखने जा रहे हैं गिरने वाली साइकिल, जो कि लमसम जनवरी से गिरना स्टार्ट करती है। अब देखिए गिरने वाला पीरियड ज़्यादा नहीं होता है, बढ़ने वाले पीरियड्स हमको ज़्यादा मिलते हैं, गिरने वाले पीरियड्स कम मिलते हैं। तो ठीक है, अभी हम एक अगर मोटा मोटा चार्ट में ऐसे ही देख लें तो हमको दिखेगा कि ये देखो, ये जनवरी की साइकिल है, कुछ नहीं देखना, ऐसे ही ईयर जहाँ से चेंज हो रहा है वहीं से आप देख लो, जहाँ से ईयर चेंज हो रहा है वहीं से देख लो ये कितना गिरा है। तो स्टार्ट आपका 1 जनवरी से ही हो जाता है ये साइकिल, और विद इन जनवरी के अंदर ही अंदर जो भी है वो होता है। और तो जनवरी के अंदर जो भी बॉटम मोस्ट है, ये मेरा उल्टा मैंने मार्क कर दिया, तो ये आप देख सकते हो लमसम 8% गिरा है, ठीक है, 8% ये गिरा है। अब आप इसके पहले वाला देख लो, ये देख लो, यहाँ पे देखो गिर रहा है, अगेन गिर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये फरवरी कहीं एंड में आया है, मार्च दिख रहा है, ये देखो फरवरी तक पूरा गिर रहा है। अब मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मेजर करके मेरे को बताओ कि ये 2023 में कितना रिटर्न आया है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि अगर हम पिछले 10 साल का ऐसा बना लें कि दिसंबर 2013 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, तो उससे हमें एक टाइम साइकिल का अंदाज़ा मिल सकता है। और जो रुचिर जी ने इतनी मेहनत से ये टाइम साइकिल का कंसेप्ट बनाया है और ये इसको अध्ययन कर रहे हैं, ये आप लोग भी सीख सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा एक रेफरेंस लेना है कि हर साल मार्च में क्या होता है, हर साल अप्रैल में क्या होता है, इसी तरह हर साल नवंबर में क्या होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लें, या हर चौथे साल नवंबर में क्या होता है, तो उससे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, अब आपने ये देखा हर चौथा साल अगर लाल होता है तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है। ये सर कोई फिक्स नहीं है, रुचिर जी, मैं या डीप टॉक्स आपको कोई गारंटी नहीं दे रहे कि आगे ऐसा होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट गेम ही प्रोबेबिलिटीज़ का है। तो बहुत अच्छा इन्होंने सिखाया, 1 मिनट से लेके 1 महीने से लेके 1 साल से लेके 40 साल तक का हम लोगों ने अध्ययन किया। और जैसा कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आज हम इनसे सीखेंगे और इनसे समझेंगे, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत अच्छी एक स्टडी को आज कैप्चर करने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप, और ये सबसे आसान है दोस्तों, चार्ट का एनालिसिस फिर बहुत दिक्कत है, डेटा का एनालिसिस सबसे आसान होता है। क्योंकि इसको तो आपने अगर मान लीजिए हर साल ये देखा कि नवंबर महीने में हर 4 के बाद एक गिरता है, हर 4 के बाद एक गिरता है, हर 4 के बाद एक गिरता है, तो ये आपके पास एक सिंक वो हो गया डेटा। अब आपको ये भी पता लग सकता है कि हर साल कितना बढ़ता है नवंबर में। अगर मान लीजिए पिछले 10-20 साल से 3% बढ़ता आ रहा है, तो अब भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फिर मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एश्योरेंस नहीं है, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे। एक स्टडी है रुचिर भाई की जो इन्होंने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी, लेकिन मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं था कि टाइम साइकिल हमें समझाओ चार्ट पे, इसलिए इन्हें दोबारा बुलाया गया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, इसलिए इन्हें बुलाया। और दूसरा, एक
रुचिर भाई एक और सवाल है आपसे कि आप जो ये सिखाते हैं, जो फ्री आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, जो आपने मुझे बताया ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 7:30 पहले 9 बजे आते हैं। था, फिर मैंने देखा मेरा टाइम शेड्यूल बिगड़ रहा है तो मैंने 7:30 तो 7:30, तो आप क्या यही सिखाते हैं या क्या सिखाते हैं देखिए उसमें? मेरा जो एक कोर्स है, अब देखिए मैं कोर्स की बात नहीं करना चाहता, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने जीवन भर जो सीखा है मार्केट की इतनी ज़्यादा स्टडी, देखिए वो एक कोर्स के फॉर्म में तो आप लिमिटेशन में ही दे सकते हो ना, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को दिखता है ट्रेडर्स के काम आ सकती है और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सिखाता हूँ। इवन हमने मल्टी बैगर पे बहुत सारे सेशन कर दिए। अभी एलसेट जो एक स्टॉक था भाग गया था, वो लोग पागल हुए जा रहे थे, किसी भी स्टॉक में कूदे जा रहे थे, वहाँ पे मैंने अवेयरनेस फैलाई कि भैया ऐसे स्टॉकों में मत कूदो। और दूसरा, जो लोग एलसेट के बारे में कह रहे हैं कि अरे हमने ले लिया होता 3 रुपए का 2.5 लाख हो गया, भाई साहब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और कुछ खा के, जो दिमाग की बत्ती जलती है वो खा के जलाओ, क्योंकि भाई साहब 2011 से उसमें ट्रेड ही नहीं हुआ। उसमें जो इन्वेस्टर, जो बायर जो बैठा है पिछले 15 साल से, उसने ना बेचा है ना किसी ने खरीदा है। पिछले 15 साल से देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड जो कि एलसेट में हुआ है। तो ऐसे लोगों से भ्रमित होना छोड़ दो कि अगर आपसे एलसेट का 2 रुपये का ट्रेड छूट गया तो ये भी 2.5 लाख हो सकता है, नहीं हो सकता। और उसको रीवैल्यू किया गया है, ना कि उसमें इतने बड़े प्रॉफिट आए हैं या इतने बड़े उसकी वो हुई है। ये सेबी ने कहा जो शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं हो रही पिछले कई सालों से, लेकिन उनके एसेट वैल्यू जिंदा है, उनका मैनेजमेंट काम कर रही है। और एलसेट क्या है? एलसेट एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने कि एशियन पेंट के कई लाखों करोड़ शेयर खरीद रखे हैं, और वो क्योंकि एशियन पेंट हर 5वें साल में डबल हो रहा है। ये देखिए, ये भी एक टाइम साइकिल का सवाल है कि अगर आप एशियन पेंट को देखेंगे तो हर 5वें साल वो डबल हो जाता है। अब आप लोगों को देखिए कितना अच्छा टाइम साइकिल का उदाहरण मिल गया। अब आप हिसाब लगा लो कि एशियन पेंट कहाँ से चला है, कहाँ पहुँच सकता है और कहाँ पहुँच सकता है। तो अब देखिए आपने इतनी बात बोल दी तो मैं एक स्टॉक दिखाऊंगा, राजेश एक्सपोर्ट। उसमें भी ऐसी बड़ी बड़ी साइकिल्स हैं, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, P/B रेशियो बहुत कम है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, ये मैं दिखाऊंगा। अभी पॉइंट ये जो आपने बात बोली ना एलसिड, मैंने इवन यूट्यूब के लाइव में मैंने कहा कि भाई आप लोग देखना चाहते हो एलसिड जैसा स्टॉक, क्योंकि बड़े आराम से निकल आएगा। Screener.in मैंने खोला, उसमें जितने स्टॉक ऐसे थे जिनमें हाई वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट हाई है, वैल्यू ज़्यादा है, उनको निकाला। उसमें सबसे पहला एलसिड के बाद में जो दूसरी रैंक का स्टॉक है उसका नाम है गोल्ड रॉक। अब गोल्ड रॉक को जहां आप लगाओगे जाके तो उसमें अपर सर्किट या कह लो बायर खड़ा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यूएशन पे उस पर कोई बेचेगा ही नहीं। अब वो बेचेगा नहीं तो अल्टीमेटली फिर सेबी उसको भी एक टाइम देगी, रीवैल्यू करेगी, तो वो मिलेगा ही नहीं। अब वहां पे हमने कुछ और स्टॉक देखे। अब आप अगर देखोगे पिछले लमसम एक हफ्ते में JSW स्टील डबल हो गया, सॉरी JSW होल्डिंग्स। JSW होल्डिंग क्यों डबल हो गया? क्योंकि उसमें होल्डिंग है जिंदल की या जो भी तरीके के स्टॉक्स हैं। ऐसे ही एक स्टॉक है महाराष्ट्र स्कूटर के नाम से। महाराष्ट्र स्कूटर में बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सब का होल्डिंग है। तो अब वो स्टॉक भाग रहा है, बिना धंधे के भाग रहा है। बजाज स्कूटर पता नहीं कब से बंद, सॉरी हिंदुस्तान महाराष्ट्र स्कूटर तो बंद ही है, yes. वो भाग रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, एक SIL इन्वेस्टमेंट करके या कुछ, मतलब अब आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा कि उनमें क्या वाकई में उतनी वैल्यूएशन है जो स्टॉक वो होल्ड कर रहे हैं। दोस्तों ये समझने वाली बात है, साइकिल है, क्योंकि सेबी ने एक रूल निकाला या NSE ने, मुझे इस पे कोई ट्रोल ना करे कृपया करके, कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस जो है फैक्टर इन होना चाहिए। इसलिए एलसेट भागा। एलसेट भागने से लोगों को लगा अब ये होएगा, तो सारे होल्डिंग कंपनीज जितनी भी हैं वो अपने आप को रीवैल्यू करके अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। तो इसको समझिए वो चीज़ क्या है। एलसिड में 15 साल से कोई एक सिंगल ट्रेड नहीं हुआ है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसमें 3-4 कंडीशन है, वो कंडीशन क्योंकि अभी मैंने समझाई थी तो बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो वो कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरी, वो कभी भी उसको बैन नहीं किया हो सेबी ने लिस्टेड से, कि लिस्टिंग 2-3 दिन जैसे रोक दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज़, उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तीसरी और चौथी चीज़, उसमें इन्वेस्ट मतलब प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग शायद 50% से ऊपर होनी चाहिए। ऐसी 4 कंडीशन जो कंपनी पूरी करेगी उसी को वो सेबी मौका देगी लिस्टिंग का, अपने को री रेट करने का, अदरवाइज वो मौका नहीं मिलने वाला। तो ये एक अच्छी लर्निंग हो सकती है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोई स्टॉक है, क्योंकि मेरे यहाँ जो बंदे काम नहीं कर, कभी जो है ट्रेडिंग नहीं करी, वो कह रहे हैं सर ऐसा कोई स्टॉक है क्या? मतलब उनको कोई एक्साइट करके मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कोई स्टॉक है और तुमको दिलवा देते हैं, तुम्हारे भी पैसे बन जाएंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। एलसिड नहीं मिल सकता था किसी को। खैर, अब ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं अगर आप
रिक्वेस्ट करोगे किसी पर्टिकुलर चीज़ की, साइकिल की, तो मैं एक ऐसे ही साइकिल बताए दे रहा हूँ। हमने टेस्ट करने का तरीका देख ही लिया, आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। 15 जनवरी से लेकर के लमसम फरवरी के 9 फरवरी के आसपास तक आपको निफ्टी में करेक्शन होता हुआ दिखेगा और कम से कम 3% का करेक्शन होता हुआ दिखेगा। अब जैसे हमने 3 साइकिल्स अब तक डिस्कस कर ली, एक है लमसम 20 मार्च से लेकर के अप्रैल के एंड तक, उसमें 4% का रिटर्न लमसम आने की गुंजाइश हमने देखी। उसके बाद में हमने एक गिरने वाली साइकिल देखी बैंक निफ्टी में जनवरी से लेकर के फरवरी तक में। एक दूसरी साइकिल ये निफ्टी की है 15 जनवरी से लेकर के फरवरी 8 या 9 तक, उसमें हमको दिख रहा है कि 3% तक मिल सकता है। अब 3% निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी ऑप्शन मल्टीप्लाई कर जाती है। तो वो अब जितने भी लोग रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कम से कम रैंडम ट्रेडिंग ना करें। देखिए इस तरफ भी आप ट्रेडिंग में आओगे अगर कर रहे हो तो भाई हो सकता है इसमें भी नुकसान हो, क्योंकि ये भी एक चीज़, मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ। कल ही मैंने एक पोजीशन अपनी बंद करी, 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जिस वक्त मैंने बंद की उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा फिर से गिर गई। अब वहाँ पर बार बार कंपल्शन हो रहा है कि एंटर कर जाऊँ, नहीं किया मैंने एंटर। आज सुबह फिर अपने तरीके से नई पोजीशन क्रिएट करी। तो मतलब जब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो तब भी आपको मार्केट बुला रही होती कि आओ फिर से कहीं कुछ रह ना जाए, तो वो साइकोलॉजी पे भी आपको वर्क करना, और ये इंट्राडे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी कामयाब ट्रेडर है उसके पीछे उसकी स्टडी तो है ही है, लेकिन उस स्टडी के साथ एक और चीज़ है जिसको कि बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितनी ही अच्छी स्ट्रेटजी आती हो, कितना ही टाइम साइकिल आता हो, कितना ही कुछ भी आता हो, आप लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे अगर डिसिप्लिन नहीं है। अगर मुझे रोज़ के 100 पॉइंट लेने हैं या 100 पॉइंट में काम करना है या 4 लॉट में काम करना है, मुझे अपना डिसिप्लिन, अपना सेट ऑफ रूल्स अपने लिए एक खाका खींचना पड़ेगा, जिससे कि मैं इस पे काम कर पाऊँगा। रुचिर भाई, एक और सवाल है जो मतलब अधिकांश, अगर मैं हर 10 सवाल पूछता हूँ, मतलब हर 10 सवाल में एक सवाल वो है, फिर 10 सवाल हैं, फिर एक वो है। जैसे आपकी टाइम साइकिल है, ऐसे ही मेरे सवालों में भी टाइम साइकिल आ गई है कि रुचिर भाई, जब आपका ज्ञान इतना प्रचंड है, इतना सटीक है और इतना अच्छा है, तो आप ऐड क्यों रन करते हो? देखिए ज्ञान एक जगह पे हिमालय के साधु के पास भी है और वो शांति से बैठा हुआ है। वो हमें श्री श्री रविशंकर जी की तरीके या सदगुरु जी की तरीके नहीं दिख रहा है। अब सदगुरु जी या रविशंकर जी मुझे दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो फ्रॉड नहीं हो गए, वो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चारों तरफ दिख रहे हैं। जो महात्मा हिमालय में बैठा हुआ है वो हमारी हेल्प उस तरीके से नहीं कर पा रहा, तो हमको दिख नहीं रहा है। शायद हमारे सामने हमको समझ ही ना पाए, पहचान ही ना पाए, रियलाइज ही ना कर पाए। तो अब देखिए जो मैं दिखाने वाला हूँ उससे आपको ज्ञान का सबूत तो मिल जाएगा, लेकिन अब मेरा पॉइंट ये कि मैं आपको बचाऊं कैसे। अब मैं बचाऊंगा कैसे? जब मैं ऐड रन करूंगा, आपकी नजरों में आऊंगा, आप जानोगे मेरे को, तभी तो मैं बचा पाऊंगा। वरना मैं क्या आपको आपके हालात पे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा एक कर्तव्य है कि अगर मैंने कुछ सीखा है मैं सिखाऊं। मैं YouTube लाइव पे सिखा रहा हूं, मैंने उसका भी ऐड चलाया हुआ है कि वो वीडियोस का ऐड चल रहा है। एक वीडियो शायद कुछ 50,000 की 1 लाख पे पहुंच गया, मैंने उस पर ऐड चलाया कि भाई वो एपिसोड हर बंदा देखे। मैं ऐड चला करके अपने वेबिनार में बुला करके केवल कोर्स नहीं सेल करना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब पे भी सिखा रहा हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7:30 बजे। क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? 1.5 घंटे के सेशन होते हैं, मैं चाहूँ तो बैठूँ, केवल कोर्स चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। क्यों यूट्यूब पे फ्री सिखा रहा हूँ? क्योंकि देखिए एक मेरे को पता है कि मेरे कोर्स के अंदर एक जनता आ सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनता होती है जो मेरे से कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब उनको बचाने वाला कोई नहीं। अब मेरे अंदर इतना गिल्ट पैदा हो जाता है कि यार इसके पास पैसे नहीं है और मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं इसको सिखाऊंगा फ्री में तो मेरी जनता जो पेड वाली है वो क्या कहेगी? तो उसको सिखाने के लिए मैंने सीधा वहां पे, मतलब अगर फ्रीली जिसको सीखना है मेरे YouTube लाइव पे आओ, मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। आप सोचो कि आप मेरा ज्ञान लिमिटेड होगा? पिछले 17-18 साल से मैंने इतनी किताबें पढ़ डाली हैं और उसको मेरे को निकालना है, उड़ेलना है, दिखाना है, आपको बताना है, आपको वो जगह पे जहाँ पे आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है वो हेल्प आपकी किसी भी तरीके से हो जाए। देखो मेरे को ये पता है, आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज मेरा दिमाग चल रहा है, कल मैं शायद उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, ना सिखा पाऊंगा। इसलिए मेरे को जो मेरे पास अभी शक्ति है, ताकत है, वो मैं लगा के आप लोगों का कम से कम फ्यूचर बेटर करवा दूं। क्योंकि मेरे को पता है इस वक्त भारत की बाजार कहाँ पे है, और यहाँ पे अगर मैंने आपका नुकसान मचवा दिया, आपको सही रास्ते पे ला दिया, भले मेरे को उसके लिए ऐड रन करना पड़े या आपको डंडा मारना पड़े, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं वो करने के लिए हर तरीके से अपने आप को खुश फील करता हूं कि मेरे को वो अथॉरिटी है, मैं करूंगा ये चीज़। मैं ऐड भी रन करूंगा, मेरे को डांटना होगा जहां पे, जो करूंगा मेरे को आपको सुधारना है। क्योंकि आपको अगर नहीं सुधारा गया, आप इंट्राडे करते रहे या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहे और कहीं आप गलती से अपने कैपिटल को बर्बाद कर ले गए, तो आप आज से 10 साल बाद अपने बच्चे को जवाब देने के लायक नहीं रहोगे कि आपने पैसे का क्या किया। तो ये एक, मैं सही मायने में एक टीचर का जो कर्तव्य है, रुचिर भाई उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अटल प्रयास कर रहे हैं।
ऐड रन करना दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ तक मेरी अपनी समझ कहती है कि ये बड़े बड़े ब्रांड, आपको तो पता ही है, कोलगेट का टूथपेस्ट तो हम तब से कर रहे हैं, आज 42, 43, 45 साल तो मुझे हो गए जब से मैं होश में आया हूँ कोलगेट, लेकिन फिर भी उसका ऐड आता है। ऐड इज़ फॉर न्यू पीपल हु डजेंट नो अबाउट द ब्रांड। आप इस चीज़ को समझिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रुचिर भाई को जानते हैं तो इसलिए आप बोलें कि इनको ऐड की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग हों जिनको वाकई ऐड की ज़रूरत हो। मैं किसी चीज़ के सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पिछले पॉडकास्ट में पूछे थे तो मेरे को लगा एक क्लैरिटी देना ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, देखिए 3 साइकिल्स तो मैंने आपको दिखा दी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बाकी साइकिल जो भी आप पकड़ पाओ इस तरीके से, जाकर के वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करो। जो भी सर्च कर पाओ, गोल्ड की, सिल्वर की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, जिस चीज़ की भी साइकिल आप सर्च कर पाओ, आप मे बी S&P 500 पे अगर कर पाओ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो। आप इस वीडियो से सीखे क्या क्या, आपकी ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ों के अब बेटरमेंट आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, प्लीज़ कमेंट करें। क्योंकि दीपक सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी भी अच्छे ट्रेडर को बुला करके जो सीख वो दिलवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और ये स्पेशल अरेंजमेंट उन्होंने स्क्रीन का करवाया है ताकि वो चीज़ जो वर्ड्स में क्लियर नहीं हो पा रही है वो स्क्रीन में विजुअली दिख पाए। इतना बड़ा एफर्ट उन्होंने स्क्रीन तक मंगवा दिया। आप सोचो ये कौन कर सकता है, ये वही कर सकते हैं, आप लोगों की सीख के लिए, आप लोगों की बेटरमेंट के लिए। तो इसी आशा से कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, कुछ आप लोगों को ज्ञान मिला होगा, और रुचिर भाई को हमने इतनी दूर कानपुर से बुलाया है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को कुछ सिखाया जा सके, आप लोग कुछ सीख सकें और आप लोगों का नुकसान होना बंद हो जाए। क्योंकि मेरे को बहुत दिल से दुख होता है जब मुझे मैसेज आते हैं कि सर नुकसान हो रहा है। बाकी आपको ये कैसा लगा पॉडकास्ट, स्क्रीन पे लर्निंग कैसी लगी, किस तरह से हमारा अरेंजमेंट लगा, जो हमने आज एफ़र्ट किया है पहली बार स्क्रीन वाला, ये किस तरह का लगा, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आज जो हमने साइकिल को समझा है दोस्तों, ये एक हफ्ता 2 हफ्ते बाद ये पॉडकास्ट लाइव होएगा, लेकिन आज 13 नवंबर है, हम 13 नवंबर को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज जो हमें इन्होंने मिनट वाली साइकिल दिखाई, इस पे आप लोग अध्ययन करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और कमेंट करिएगा। और जैसे कि पिछली बार भी रुचिर भाई ने बहुत लोगों के, मैं समझता हूँ मैंने अब तक करीब 40-50 पॉडकास्ट कर दिए हैं, किसी भी गेस्ट ने अपना टाइम लगा के जवाब नहीं दिया। पिछली बार इनके लिए मैं इनको सराहना करूंगा। कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे, वो आप लोगों की चॉइस है कि आप हम लोग हमारी मेहनत को किस तरह से रिवॉर्ड करते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे, उन पे भी इन्होंने रिप्लाई किया, और जो पॉजिटिव थे उन पे भी किया। इनकी मंशा यही है कि आप लोग सीखें, आप लोगों का नुकसान कम हो। मेरी भी मंशा ये है, मैं अपने पॉडकास्ट में इसी तरह को गेस्ट को लाता हूँ कि कुछ ना कुछ ज्ञान दे सकूँ। ज़रूरी नहीं वो ट्रेडिंग का हो, लेकिन आप लोग सीखने के लिए आतुर रहिए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।